वेलकम टू द चैनल जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। आज हम लोग सीआईबी का जो रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसके जो 28 जून को जो एग्जामिनेशन हुए थे, इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा लगभग आप 40% क्वेश्चन जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, राइट। और दोस्तों, बहुत सारा चीज़ आपका जो बीएफएम सब्जेक्ट है ना, उससे को रिलेटेड है। बहुत सारा कंसेप्ट बीएफएम से को रिलेटेड है और 60% थ्योरेटिकल रहते हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं न्यूमेरिकल वाले को, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, और फिर हम लोग थ्योरेटिकल वाले भी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट का डेटा दे रखा है XYZ बैंक लिमिटेड का, और इन्होंने कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। आपको बहुत सारा कैपिटल रेशियोज को कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कंप्यूट द वेरियस कैपिटल रेशियोज, ये हमारा सवाल है। देखिए, इन्होंने CET1 दे रखा है 8,000 करोड़ का CET1 है, AT1 दे रखा है 1200 करोड़ का, Tier 2 कैपिटल दे रखा है 1800 करोड़ का। फिर हमारा क्रेडिट RWA जो है 60,000 करोड़ है, मार्केट RWA जो है 10,000 करोड़ है, ऑपरेशनल रिस्क RWA 10,000 करोड़ है, राइट। तो आपके सामने सवाल है कि CET1 रेशियो बता दीजिए, Tier 1 रेशियो बता दीजिए, टोटल कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो यानी CRAR बता दीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन है आपके सामने। तो आपके सामने ऑप्शंस भी दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है, A, B, C और D। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने डिस्कशन को सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 3 कंपोनेंट है, एक तो हमारा क्रेडिट वाला RWA होगा, एक हमारा मार्केट वाला RWA होगा, और एक हमारा ऑपरेशनल वाला RWA होगा। समझिए, ये 3 पार्ट है। तो क्रेडिट वाला RWA कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए, क्रेडिट वाला है हमारा 60,000 करोड़, तो क्रेडिट वाला हो जाएगा 60,000। समझिए, मार्केट वाला कितना दिया हुआ है 10,000 करोड़ है, तो मार्केट वाला हो जाएगा हमारा 10,000 करोड़। और ऑपरेशन वाला कितना है, ऑपरेशन वाला आप देखें तो ऑपरेशन वाला दिया हुआ है 10,000 करोड़, ये भी 10,000 करोड़ है, इट विल ऑल्सो भी 10,000 करोड़। तो टोटल आप देखिए तो 80,000 करोड़ जो है हमारा टोटल RWA है, ठीक है। अब दोस्तों, तो पहला स्टेप RWA। अब बात करते हैं कैपिटल को कैलकुलेट करने की। दोस्तों, बैंक के कैपिटल को पार्ट में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग CET1 देखते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल। तो कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल की बात कर लें तो इन्होंने 8,000 करोड़ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है इन्होंने, 8,000 करोड़ दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद AT1 कैपिटल दिया हुआ है इन्होंने 1200 करोड़, राइट। AT1 कैपिटल क्या दिया हुआ है इन्होंने 1200 करोड़। अब यह बताइए कि जो हमारा Tier 1 कैपिटल होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है। एक तो हमारा CET1 होगा और एक हमारा AT1 होगा, यही मिलके बनता है ना Tier 1। तो यदि आप इसको ऐड कर दें, 8,000 ले लें और 1200 ले लें, तो कितना हो जाएगा, 9200 करोड़ नहीं हो जाएगा। समझे, तो ये हमारा Tier 1 कैपिटल निकल गया 9200 करोड़। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट है Tier 1 हमने निकाल लिया। अब Tier 2 की बात कर लेते हैं। अच्छा, Tier 2 के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा बताइए। Tier 2 का वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। दे हैव गिवन यू द वैल्यू। कितना वैल्यू दे रखा है इन्होंने, 1800 करोड़ दिया हुआ है। अब बताइए दोस्तों, हमारा जो टोटल कैपिटल होता है उसके अंदर यही 2 कंपोनेंट तो होते हैं, राइट। टोटल कंपोनेंट के अंदर, टोटल कैपिटल के अंदर एक Tier 1 आएगा और एक हमारा Tier 2 आएगा। तो ऐड में यदि हम करें तो 9200 प्लस 1800 कितना मिलेगा आपको, दिस विल गिव यू 11,000 करोड़। ये हमारा टोटल कैपिटल मिल गया। अब हम लोगों ने कैपिटल निकाल लिया। अब हम लोग रेशियो पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अल्टीमेटली आपसे रेशियो पूछा गया है। देखिए ना, आपसे रेशियो वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले काम है कि कैपिटल निकाल लेना। आपने Tier 1 कैपिटल निकाल लिया, Tier 2 निकाल लिया, टोटल निकाल लिया। नाउ द कंसेप्ट इज टू फाइंड द रेशियोज। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि पहले एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लें, क्योंकि दोस्तों जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपको गलती पता चलेगी। कहीं हो सकता है कोई स्टेप आप मिस कर दी हो, तो आप एक बार पता चल जाएगा ना, तो आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो प्लीज एक बार जरूर ट्राई कर लें। तो कौन कौन सा रेशियो पूछ रहा है हमसे, तो हमसे पहला रेशियो पूछ रहा है CET1 रेशियो, Tier 1 रेशियो, CRAR, 3 रेशियो पूछ रहा है। तो पहले हम लोग CET1 रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो CET1 रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए नोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे CET1 और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे टोटल RWA, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो CET1 इन्होंने कितना दिया हुआ है, देखिए 8,000 करोड़ है, ठीक है। CET1 है हमारा 8,000 करोड़। टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है 11,000 करोड़, तो इंटू 100 कर दीजिए। तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगा ना, नहीं, टोटल RWA 11,000 नहीं है, एक मिनट, टोटल RWA 80,000 है, सॉरी 11,000 नहीं है, 80,000, ठीक है। तो लगभग कितना वैल्यू मिलेगा, दिस विल गिव यू 10%। तो ये हमारा CET1 रेशियो निकल गया 10%, ठीक है। अब बात करते हैं Tier 1 रेशियो की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Tier 1 रेशियो। तो Tier 1 रेशियो के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, Tier 1 डिवाइडेड बाय टोटल RWA मल्टीप्लाइड बाय 100। Tier 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल RWA मल्टीप्लाई बाय 100। अब Tier 1 कैपिटल कितना दिया हुआ है इन्होंने, Tier 1 कैपिटल दिया हुआ है इन्होंने, अभी हमने निकाला है Tier 1 कैपिटल, आई थिंक कितना निकाला था,
वी हैव कैलकुलेटेड इट 9,200 करोड़, राइट? इट इज 9,200 करोड़। ओके, वेरी गुड। 9,200 करोड़ हमारा टीयर 1 है और टोटल RWA हमारा 80,000 करोड़ है, राइट, इन 200। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको? दिस विल गिव यू 11.5%, ठीक है। ये टीयर 1 हो गया। यदि हम CRAR की बात कर लें तो CRAR के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल सी CRAR मतलब टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल RWA मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है? टोटल कैपिटल जो अभी हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है, हाउ मच इट इज, यहाँ देखिए 11,000 करोड़, यस इट इज 11,000 करोड़। और RWA तो हमारा 80,000 करोड़ है इंटू 100, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 13.75%, समझे? तो दोस्तों ऑप्शन को जरा देखते हैं। हमने अभी सब सारा रेशियो निकाल लिया। CET1 है 10%, टीयर 1 है 11.5% और CRAR है 13.75%। देखिए ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है कि CET1 10 है 11, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है। बी गलत है क्योंकि CET1 10% है आपका। सी गलत है क्योंकि आपका बाकी देख सकते हैं कि TRAR गलत वैल्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि बैंक के पास जितना कैपिटल है, राइट, उसका कंपैरिजन करते हैं उसके रिस्क से। जैसे अगर बैंक के पास 80,000 करोड़ रिस्क है, समझे, और 11,000 करोड़ कैपिटल है, तो इसका मतलब रफली बैंक के पास 13.75% कैपिटल है अपने टोटल रिस्क के अगेंस्ट, और यही CRAR कहलाता है। समझे बात को? तो जब भी आपको CRAR टाइप क्वेश्चन मिले तो दोस्तों बस 3 स्टेप को याद रखिए। 3 स्टेप क्या क्या है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहला क्या कीजिएगा, RWA निकाल लीजिएगा, समझे, टोटल RWA निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि कैपिटल का पार्ट्स को ऐड कर लीजिए। 2 कैपिटल आपको बताना चाहिए कि टीयर 1 में क्या क्या पार्ट होता है, टीयर 2 में क्या पार्ट होता है, और फाइनली आपको रेशियो निकाल लेना है। सिंपल है ना दोस्तों? तो दोस्तों यही सब न्यूमेरिकल आप लोग सीखेंगे अगले, यदि आप वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो जरूर वीडियो को अंतिम तक देखिए। और आपको रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर से रिलेटेड किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल का रिक्वायरमेंट हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, राइट, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरे पास PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके एफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक भी अवेलेबल है, इसके माध्यम से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आइए अगला सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये MCLR को कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक बैंक है जो कि अपने 1 ईयर MCLR को कैलकुलेट कर रही है, राइट। कुछ डेटा इन्होंने दे रखा है, तो डेटा में क्या दिया हुआ है इन्होंने कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दिया हुआ है 5.5%, फिर जो वेट दिया हुआ है इन्होंने 90% दिया हुआ है किसके लिए, बोरोइंग के लिए, और 10% दिया हुआ है किसके लिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने वेट दे रखा है। और उसके बाद क्या डेटा दिया हुआ है इन्होंने, देखिए CAPM मॉडल के माध्यम से जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो दिया हुआ है 2.5%। CRR का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 4%। फिर जो हमारा एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो दे रखा है 1.80%। टेनर प्रीमियम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 0.30%। अब आपसे पूछा है कि 1 साल का जो MCLR होगा वो कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है। एक बार मैं आपको सारा डेटा फिर से दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द डेटा, लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट। प्लीज आप ये डेटा को नोट कर लें, राइट, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड को निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ले लेना है, इसको इसके वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस जो हमारा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ठीक है, जो हमारा नेटवर्थ पे रिटर्न है वो ले लेना है और इसको इसके वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, समझे। इसको W1 कहते हैं, इसको W2 कहते हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना दे रखा है इन्होंने, तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दिया हुआ है 5.5%। यहाँ देखिए 5.5% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, तो इसको ले लेंगे 5.5%, ठीक है। और वेट कितना दिया हुआ है इसका, वेट दिया हुआ है 90%, यानी 0.9 हो जाएगा, समझे। उसी तरह रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना दिया हुआ है, देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया हुआ है, उसका वेट 10% है, और उसका जो वैल्यू है रिटर्न ऑन नेटवर्थ का वो कितना दिया हुआ है 2.5%, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय वेट। वेट कितना है हमारा 10%, यानी 0.1, राइट, वेट हो जाएगा 0.1। तो इसको आप यदि कंप्यूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.95
और दूसरा वाला वैल्यू जो मिलेगा वो 0.25 मिलेगा। इफ़ यू ऐड बोथ ऑफ देम दिस विल गिव यू 5.20%। तो ये क्या मिल गया हमें, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड मिल गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 5.50% दिया गया है, मतलब ये पहले से वेटेड एवरेज है, समझे। तो ये जो क्वेश्चन में आपको 5.50 दिया हुआ है ना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये पहले से वेटेड एवरेज है, तो हमें इसका वेट नहीं निकालना, हमने यहाँ पे गलती की है। डायरेक्टली आप क्या कीजिए, डायरेक्टली आप यह कीजिए कि 4.95 मत लीजिए, 5.5 ले लीजिए प्लस 0.25 ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5.75, इसलिए हमारा होगा, समझे। ये हमें डायरेक्टली वेटेड एवरेज ही दिया है, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड निकल गया। अब दूसरा स्टेप आता है निकालने का, वो होता है हमारा नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। क्या निकालेंगे हम लोग, नेगेटिव कैरी। आपको पता होगा ना एमसीएलआर का कुछ कंपोनेंट होता है, पहला तो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड जो अभी हमने निकाला, अब दूसरा होता है कंपोनेंट नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। देखिए सीआरआर पे बैंक को पैसा डिपॉजिट रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जहां पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। सीआरआर पता है ना, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो बैंक को पैसा डिपॉजिट रखना पड़ता है आरबीआई के पास जहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो इसी वजह से बैंक को थोड़ा लॉस हो जाता है, इसी को बोलते हैं नेगेटिव कैरी। तो मान लीजिए बी हमारा नेगेटिव कैरी है, इसको निकालने का सिंपल सा फंडा है सीआरआर मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस सीआरआर, समझे। तो देखिए यहाँ पे सीआरआर कितना दिया हुआ है इन्होंने, सीआरआर दे रखा है आपका, सीआरआर दिया हुआ है 4%, 4% यानी कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना है 0.055 है, और 1 माइनस सीआरआर कितना होगा 0.96 हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, राइट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, हाँ 5.50% यहाँ पे दिया हुआ है, यही तो हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें आप यदि कंप्यूट करेंगे इसको, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगा 0.229%, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए तो 0.23% आपको नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर मिल जाएगा। तो होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीआरआर पे बैंक को पैसा डिपॉजिट रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जहाँ पे इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसीलिए बैंक को थोड़ा लॉस होता है, इसे बोलते हैं नेगेटिव कैरी, समझे। नेगेटिव कैरी इसीलिए होता है। अब दूसरी बात, उसके दो कंपोनेंट हमने देख लिया एमसीएलआर का, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड और नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। शायद ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने दे रखा है, कितने का है 1.80, और टेनर प्रीमियम भी दिया हुआ है 0.30। बस ये चार चीज लेना है, ठीक है। इसको सी मान लीजिए, और जो टेनर प्रीमियम है इसको डी मान लीजिए। सबको एमसीएलआर को निकालने के लिए क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए कितना निकला था एक बार देख लीजिए, ए हमने जो निकाला है वो 5.75, बी कितना निकला है 0.23, ठीक है। तो 5.75 प्लस 0.23 और प्लस 1.80 प्लस 0.30, आप बोलेंगे ये सब कहाँ से आ गया। तो देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.80, और टेनर प्रीमियम भी दिया हुआ है 0.30, सबको जोड़ेंगे ना तो 8.08% आएगा, ये हमारा एमसीएलआर होगा। तो दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप जरा ऑप्शन को देख लीजिए। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं कि एमसीएलआर आपको क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। 7.82 नहीं होगा, 8.5 नहीं होगा, हाँ सी नंबर अप्रॉक्सीमेटली होगा, डी भी नहीं होगा। समझे बात को, समझिए कि आपके पास एक बैंक है, ठीक है, आपने 100 करोड़ डिपॉजिट लेते हैं और उस पर 5.5% इंटरेस्ट देते हैं, समझे। पर उसमें से 4 करोड़ आपको आरबीआई के पास सीआरआर के फॉर्म में रखना पड़ता है, जहां पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है थोड़ा बढ़ गया ना, उसके ऊपर स्टाफ का सैलरी, ब्रांच का रेंट, 1 साल का रिस्क भी ऐड कर लीजिए, सब जोड़ जाड़ कर जो है टोटल लैंडिंग रेट जो है 8% का आप रखेंगे, 8% के आसपास आता है, यही एमसीएलआर है। मतलब मिनिमम रेट जिसके नीचे बैंक नॉर्मली लोन नहीं देता, समझे बात को। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। जब भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड निकालना रहे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिटर्न नेटवर्थ को डेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड मिल जाएगा। दूसरा कंपोनेंट है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए, सीआरआर मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस सीआरआर। तीसरा जो कंपोनेंट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एंड द फोर्थ वन इज द टेनर प्रीमियम। तो दोस्तों याद रखिए एमसीएलआर के 4 मेन इंग्रेडिएंट है, मार्जिनल कॉस्ट, सीआरआर का नेगेटिव कैरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। अगर यह समझ आ गया तो कोई भी एमसीएलआर क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर लीजिएगा। समझ में आया दोस्तों? चीजें यदि क्लियर हो रही हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग, आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव।
देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन है, कहीं कोई स्टेप को स्किप नहीं किया गया है। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रिपल सीबी पे बेस्ड है। सवाल यह कह रहा है कि यहाँ पे एक बैंक के पास टोटल आरडब्ल्यू दे दिया हुआ है इन्होंने, टोटल आरडब्ल्यू है 10,000 करोड़ का। CET1 कैपिटल दिया हुआ है इन्होंने, CET1 कैपिटल है 750 करोड़ का। CCV दिया हुआ है, CCV है 2.5% का। और ट्रिपल सीबी तो पता ही होगा, ये सब नहीं दिया रहेगा, ये सबको पता होना चाहिए। CCV 2.5% है, ट्रिपल सीबी भी 2.5% है, ठीक है। चलिए 0 से 2.5% के बीच में होता है, यहाँ पे इन्होंने 2.5 पे सेट कर रखा है। पूछा गया है आपसे कि मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो बता दीजिए, पहला चीज, और कितना परसेंटेज अर्निंग बैंक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 60% कंजर्वेशन है और रिस्ट्रिक्शन है 40%। बी कह रहा है कि 80% कंजर्वेशन है, 20% रिस्ट्रिक्शन है, 100 0 और 40 60 ऐसे हैं। दोस्तों आइए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, मैं डेटा आपको फिर से शो कर दूं, ये डेटा है आपके सामने। पहले आप CET1 रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। आपके बुक में इसका पूरा टेबल भी बना हुआ है, टेबल भी आपको याद करना, मैं याद करवा देता हूं आपको। पहले आप क्या कीजिए कि CET1 रेशियो निकाल लीजिए। CET1 रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, CET1 कैपिटल को नोमिनेटर में डाल दीजिए और जो आपका RW है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। CET1 कैपिटल कितना दिया हुआ है, देखिए CET1 कैपिटल दिया हुआ है 750 करोड़, ठीक है, 750 नोमिनेटर में लिख दिए। RW कितना दिया हुआ है, RW हमें दे रखा है इन्होंने 10,000 करोड़, यहाँ पे हमने 10,000 लिख दिया और इंटू 100 कर दिया। इसका वैल्यू जो आपको मिलेगा, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 7.5%, दैट इज योर CET1 रेशियो, ठीक है। CET1 रेशियो आपने निकाल लिया, फिर आप टोटल बफर निकाल लीजिए। बफर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, CCV प्लस ट्रिपल सीबी, इससे बफर मिल जाएगा आपको। अब देखिए CCV कितना दिया हुआ है 2.5%, ट्रिपल सीबी कितना दिया हुआ है 2.5%। इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम यू विल गेट द बफर। जस्ट ऐड कीजिए 2.5 प्लस 2.5, दिस वुड बी 5%। मतलब बैंक को अपना CET1 5% के ऊपर रखना ही होगा, वरना रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, समझे। CET1 तो कम से कम 5% के ऊपर रखना ही रखना है, वरना रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अब दोस्तों आपको CET1 बैंड को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ, लेट मी शो यू द टेबल। ये टेबल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये बैंड है, समझे, ये बैंड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हमारा बैंड है ना 5.5 से 6.75 है, तो कंजर्वेशन रेशियो 60% है, और इसको बोलते हैं कंजर्वेशन रेशियो, और पे आउट रेशियो है 40%। ये क्या है हमारा कंजर्वेशन रेशियो और पे आउट रेशियो है 40%। यदि हमारा CET1 इस बैंड में लाई करता है, ये CET1 का बैंड है, किसका बैंड है, CET1 का बैंड है। यदि CET1 इस बैंड में लाई करेगा तो कंजर्वेशन रेशियो हो जाएगा 80% और पे आउट हो जाएगा 20%। यदि CET1 यहाँ लाई करेगा तो कंजर्वेशन हो जाएगा हमारा 100% और यहाँ पे पे आउट 0 होगा। यदि यहाँ लाई करेगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ 0 होगा, समझे। अच्छा, अब ये जो केस है हमारा, इस केस में हमें कितना दिया हुआ है CET1 7.5% दिया हुआ है ना। अब 7.5% कौन से बैंड में लाई करेगा, जरा आइडेंटिफाई कीजिए। तो 7.5% इसमें नहीं लाई करेगा, ऑब्वियसली इसमें लाई करेगा 6.75 to 8 में, समझ में आया। तो इस बैंड में लाई करेगा। अब इस बैंड के लिए कंजर्वेशन रेशियो कितना है, 80% है, पे आउट रेशियो कितना है, 20% है। तो कंजर्वेशन रेशियो का मतलब यह होता है कि बैंक अपने टोटल अर्निंग का 80% रिटेन करेगा, ठीक है, ताकि कैपिटल स्ट्रांग रहे। और पे आउट का मतलब यह होता है कि बैंक अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम 20% ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या तो वो डिविडेंड देगा, समझे, या वो बोनस देगा, या वो बायबैक के फॉर्म में कर सकता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन मतलब कंजर्वेशन 80 है, कंजर्व करना है 80, 20% इनको पे करना है, ठीक है। सो लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। सो ऑप्शन ए कंजर्वेशन 60-40 गलत है, 80-20 दिस इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। समझिए कि आप एक बैंक है और आपने 100 करोड़ कमाए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान लीजिए कि आप एक बैंक है और आपने 100 करोड़ कमाया, राइट। रेगुलेटर कह रहा है कि तुम्हारे पास CET1 कैपिटल थोड़ा कम है, समझे, तो 80 करोड़ अपने पास रखो कैपिटल स्ट्रेंथन करने के लिए और 20 करोड़ तक ही डिस्ट्रीब्यूट करो। यही कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो का लॉजिक है, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ना कि पूरा का पूरा प्रॉफिट बना देना। तो दोस्तों सिंपल सा याद रखिए, जितना बैंक का, आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये टेबल को जरा रट लीजिए, कैसे रटना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टार्ट कीजिए 5.5 से और जोड़ दीजिए कितना 1.25, ठीक है। फिर देखिए 6.75 में 1.25 जोड़िएगा, यहाँ आइएगा, फिर 1.25, मतलब एक एक करके 1.25 ऐड हो रहा है, ठीक है। एक चीज नोटिस कीजिए कि जैसे हमारा CET1 रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, या जितना CET1 रेशियो लो होगा उतना ही ज्यादा अपना प्रॉफिट आपको रिटेन करना पड़ता है। देख रहे हैं ना, आपको 60% कंजर्व करना पड़ रहा है,
ठीक है, मतलब CET1 रेशियो जितना लो होगा उतना ही ज़्यादा आपको उससे प्रॉफिट रिटेन करना है। देखिए यहाँ पे 40% आप ये पे आउट कर सकते हैं। CET1 रेशियो यदि बढ़ेगा तो यहाँ पे कंजर्वेशन वाला जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, इसे रेगुलेटर इंश्योर करता है कि बैंक का कैपिटल स्ट्रांग रहे और रिस्की टाइम में भी सेफ रहे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। चलिए ये देखिए मैक्लॉड ड्यूरेशन पे सवाल है। आपके सामने सवाल ये पूछ रहा है कि 6% का सेमी एनुअल, यहाँ पे सब ये सब कीवर्ड है, सेमी एनुअल कूपन, राइट, ये सब वर्ड को थोड़ा पकड़िए। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि 6% का सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड है, फेस वैल्यू दे रखा है 1000, मैच्योरिटी दे रखा है 2 साल का, यील्ड दे रखा है हमें 8% पर एनम का, समझे, और एक टेबल भी दिया हुआ है। ये टेबल ना पार्शियली कंप्लीटेड, यहाँ देखिए ना क्वेश्चन मार्क्स से दिया हुआ है, टेबल पूरा कंप्लीटेड नहीं है, समझे। तो पीरियड देखिए, ऐसे टेबल आपको बनाना पड़ता है जब भी आपको मैक्लॉड ड्यूरेशन पे सवाल रहे ना। क्वेश्चन यही कर रहा है कैलकुलेट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड मैक्लॉड ड्यूरेशन, दोनों निकालना है, समझे बात को। तो इस तरह का टेबल आपको जरूर बनाना चाहिए। पहले कॉलम में आपको पीरियड रखना चाहिए, दूसरे कॉलम में लिखना चाहिए टाइम अंटिल रिपेमेंट, ठीक है ना, और कैश फ्लो लिख दीजिए रुपीज में, करोड़ में होगा ऑब्वियसली। चौथे कॉलम में आप लोग प्रेजेंट वैल्यू लिख लीजिए जिसको डिस्काउंट रेट 4% पे, फिर वेट से ले लीजिए सबका, और फिर लास्ट कॉलम ले लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, समझे। तो दोस्तों सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए, सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्तों देखिए ऐसा है कि बॉन्ड का मतलब होता है कि आप बैंक या कंपनी को पैसा देते हैं और वो आपको फिक्स इंटरेस्ट देती है। ये मान लीजिए बैंक है और ये आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, बैंक को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और बैंक आपको क्या दे रही है, फिक्स इंटरेस्ट दे रही है, समझे। लेकिन अगर आपको यह समझना हो कि आपको अपना पैसा एवरेज टाइम में कब मिलता है, तो एवरेज टाइम को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज टाइम को ही हम लोग बोलते हैं मैक्लॉड ड्यूरेशन, समझे बात को। तो अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बॉन्ड प्राइस कितना चेंज होगा, ये कौन बताता है हमें, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है, समझे। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें बताता है कि यदि इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बदलाव आ जाए तो बॉन्ड प्राइस में कितना चेंज होगा, समझे। चलिए तो हमने ये बस बेसिक समझ लिया कि आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है टाइम टू टाइम, तो आपको ये समझना है कि आपका पैसा एवरेज टाइम में कब मिलता है, समझे, तो उसको बोलते हैं मैक्लॉड ड्यूरेशन। अब देखिए बॉन्ड हर 6 महीना में आपको कितना रुपया दे रहा है, जरा देखिए तो यहाँ पे दो नोटिस कीजिए कि बॉन्ड 6% का है सेमी एनुअल, मतलब 1000 का यदि 6% निकालेगा तो 60 रुपया होगा, मतलब एक साल में आपको 60 रुपया मिलना है। लेकिन आपको हर साल नहीं मिल रहा है 60 रुपया, आपको हर एक छठा महीना पे 60 रुपया, तो हर एक 6 महीना पे कितना मिलेगा, 30 रुपया नहीं मिलेगा। साल में 60 रुपया मिलना है तो हर एक 6 माही पे आपको 30 रुपया मिलेगा, समझे बात को, ठीक है। तो ये इसको सिंपल सा चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी एनुअल यील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेमी एनुअल यील्ड बोलते हैं। कितना मिलेगा सेमी एनुअल यील्ड, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3%। 1000 का 3% होगा 30 रुपया। अच्छा तो दोस्तों अब यहाँ पे आप क्या करना है कि टेबल को कंप्लीट करना है। इस टेबल को मैं थोड़ा कंप्लीट करके आपको बता देता हूँ, मैं आपको टेबल फिर से ही बना देता हूँ। देखिए एक पहले आप पीरियड लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद टाइम लिख दीजिए, उसके बाद आप कैश फ्लो लिख दीजिए, समझे। अच्छा ये तो ठीक है, हर 6 महीना पे आपको 30 रुपया दे रहा है, और उसके बाद कैश फ्लो लिख दीजिए, उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू लिख दीजिए, पीवी लिख दीजिए, ठीक है। तो इस टेबल को हम थोड़ा सा बनाते हैं। एक काम करते हैं ना, यहाँ वेट भी ऐड कर ही देते हैं, चलिए उसको हम बाद में करेंगे। तो आप बताइए कि सवाल में थोड़ा पढ़े ध्यान से। अच्छा मैच्योरिटी मात्र 2 साल का है, देखिए ना मैच्योरिटी मात्र 2 साल का है, क्योंकि 2 साल का मैच्योरिटी है, ठीक है। तो आप कितना पीरियड लेंगे, देखिए सिंपल है, आपको पहला फर्स्ट पीरियड आएगा, सेकेंड पीरियड आएगा, थर्ड पीरियड आएगा और फोर्थ पीरियड आएगा, क्योंकि 2 साल में आपके पास 4 सेमी एनुअल होगा, है ना, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, टाइम, ये टाइम क्या, ईयर्स, तो ईयर्स में टाइम ले रहे हैं, तो 0.5 ईयर, 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर, ठीक है। अच्छा कैश फ्लो जो है, पहले फर्स्ट 6 मंथ में आपको 30 करोड़ में मिलेगा, जो करोड़ में मान लीजिए डेटा है, फिर 30 करोड़ मिलेगा, फिर 30 करोड़ मिलेगा, और लास्ट में आपको 1030 करोड़ मिलेगा, समझे। पीवी यदि निकालना है ना, उसका फॉर्मूला होता है CF डिवाइडेड बाय 1 + R टू द पावर n, यानी CF डिवाइडेड बाय 1 + R। R कितना है हमारा, यदि हम R को कंप्यूट करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, R हमें 4% लेना है। हाँ आप पूछेंगे 4% क्यों ले रहे हैं R, तो यील्ड को देखिए, यील्ड हमें 8% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, यील्ड हमें 8% पर एनम दिया हुआ है, तो सेमी एनुअल यील्ड कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लीजिए, यानी 4% हो जाएगा। तो 1 +
0.4 टू द पावर n को n चेंज होते जाएगा, यहाँ 0.5 है, 1 है, 1.5 है। तो सबसे पहले पीवी यदि हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 1.04 टू द पावर 0.5, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 28.85। फिर सेकेंड पीरियड के लिए यदि हम पीवी निकालें तो ये मिलेगा 27.74। थर्ड पीरियड के लिए निकालें तो ये मिलेगा 26.67, और फोर्थ पीरियड के लिए निकालें तो ये मिलेगा आपको 880.44। तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। तो आप क्या कीजिए ना, टोटल प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ दीजिए, व्हाट विल बी द टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो इन सभी को यदि आप ऐड कर देंगे, इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम, राइट, यू विल गेट टोटल पीवी, दैट विल गिव यू 963.7। ये आपको मिल गया टोटल पीवी। मतलब अगर यील्ड 8% है तो इस बॉन्ड की जो फेयर प्राइस है वो है 963.7, समझे। अब दोस्तों एक और बात हम लोग बात करते हैं, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ये निकालते हैं कि वेट कितना है। लेट्स कंप्यूट द वेट ऑफ ईच कैश फ्लो। वेट कैसे निकालेंगे, फिर से एक टेबल, उसी टेबल में आप आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से एक टेबल बना देता हूं, पीरियड लिख दीजिए, पीवी लिख दीजिए, और यहाँ पे वेट लिख दीजिए, समझे। तो अब देखिए पीरियड जो है हमारा 4 पीरियड है, 1, 2, 3 और 4। पीवी हमने अभी निकाला है 28.85, 27.74, तीसरा निकला है हमारा 26.67, और फोर्थ निकला है हमारा 80.44। अब सवाल है कि वेट कैसे निकालें, राइट। तो वेट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने वेट W1, W2, W3 ये दिया हुआ है इन्होंने, राइट। तो वेट देखिए, वेट का मतलब क्या हुआ कि जो पहला साल का वेट होगा 0.5, दूसरे साल का वेट होगा 1, तीसरे पीरियड का वेट होगा 1.5, चौथे पीरियड का वेट होगा 2, समझे। ये वेट है हमारा। तो बस क्या करना है, वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, समझे। अच्छा, ये वेट जो है आपको क्या करना है कि बेसिकली पीवी इंटू टी होता है, बेसिकली वेट पीवी इंटू टी, राइट। तो ये वेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कितना, 0.0299। इसका जो वेट मिलेगा वो 0.0288, समझे। इसका जो वेट मिलेगा 0.0277 और 0.9136। देखिए 91% वैल्यू जो है लास्ट पेमेंट में आ रहा है, ये लगभग 91% आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ज्यादा पैसा मैच्योरिटी के एंड में मिलता है, इसीलिए ड्यूरेशन जो है ना 2 साल के आसपास होगा, ये वेट बता रहा है। ज्यादा पैसा कहाँ मिल रहा है आपको, मैच्योरिटी के एंड में ना, इसीलिए जो आपका ड्यूरेशन होगा वो लगभग समझिए कि 2 साल के आसपास होगा। अब लास्ट स्टेप होता है मैकलॉ ड्यूरेशन निकालने का। तो यदि आपको मैकलॉ ड्यूरेशन निकालना है ना, मैकलॉ ड्यूरेशन निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, समेशन ऑफ वेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या कीजिए ना, एक कॉलम और बढ़ा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, वेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो जैसे पहला वाला है तो वेट कितना है 0.0299, तो 0.0299 मल्टीप्लाइड बाई टी, टी कितना है हमारा 1, समझे। तो ये है। उसके बाद सेकंड केस का देख लीजिए, यहाँ वेट कितना है 0.0288 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप पूछ रहे होंगे कि वेट कैसे आया। देखिए इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पीवी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पीवी इंटू टी, ठीक है। इस प्रकार से वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में आपको वेट जनरली दिया रहता है, दे गिव यू वेट इन द क्वेश्चन, समझे। जनरली वेट जो है ये लोग दे रखते हैं, आपको चिंता नहीं करना है इसके बारे में। तीसरा का वेट निकाल लीजिए 0.277 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। लास्ट का वेट निकाल लीजिए 0.9136 मल्टीप्लाइड बाई 4। सबको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 1.9125 ईयर। ये हमें मिल गया मैकलॉ ड्यूरेशन, समझे। अब बात कर लेते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटिंग द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, तो मैकलॉ ड्यूरेशन जो निकला है ना उसको नोमीटर में डाल दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस यील्ड से, 1 प्लस यील्ड से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा जी 1.9125 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.04, ठीक है ना। यील्ड हमें निकालना तो 4% है, इसका वैल्यू मिलेगा 1.84। ये हमारा निकल गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं, एक मिला है 1.9125, दूसरा मिला है 1.84। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऑप्शन नंबर हाँ ए को देख लें तो ए हमारा बिल्कुल सही है, 1.90 और 1.84, समझे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। समझिए इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। समझिए कि आपके पास 1000 का बॉन्ड खरीद लिए हैं जो हर 6 महीना में आपको 30 रुपया दे रहा है और लास्ट में आपको 1030 रुपया दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना तो आपका ज्यादा पैसा एंड में ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए तो ज्यादा पैसा आपका एंड में ही आ रहा है। तो एवरेज टाइमिंग यानी कि जो मैकलॉ ड्यूरेशन आ रहा है ना वो लगभग कितना आ रहा है 1.9 होगा। देखिए आप ऑप्शन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कीजिए कि आप देख रहे हैं कि अरे ज्यादा पैसा तो अंतिम में आ रहा है और मैकलॉ ड्यूरेशन बताता क्या है आपको एवरेज टाइम।
मैंने आपको शुरू में बोला था ना, मैक्लो ड्यूरेशन का मतलब होता है कि एवरेज टाइम, मतलब आपको अपना पैसा एवरेज टाइम में कब मिलता है, ये होता है मैक्लो ड्यूरेशन। तो एवरेज टाइम लगभग 2 के नजदीक होगा। ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, एग्जामिनेशन में आप ये क्वेश्चन आया आपके सामने, एग्जाम टाइम नहीं है, तो एक तुक्का लगा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना, समझिए। तुक्का ये लगा, ये थोड़ा सोचिए, लॉजिक अप्लाई कीजिए। एवरेज जो होगा ना लगभग अंतिम के नजदीक होगा। तो जो सबसे अंतिम वाला ऑप्शन हो, मतलब जो मतलब कि 2 ईयर है, जैसे मान लीजिए 3 ईयर रहता, तो 3 ईयर के नजदीक जो ईयर होता वो हमारा आंसर होता, समझे। अच्छा, तो ये तो क्या हो गया मैक्लो ड्यूरेशन। अब देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बॉन्ड प्राइस कितना चेंज करेगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। समझे बात को। तो यही चीज़ है, यही चीज़ हमने देखा है यहाँ पे। और अगर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन लगभग मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको यह बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1.83% घटेगा। समझे दोस्तों। तो दोस्तों क्विक समरी में आपको प्रोवाइड कर दूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कूपन ले लेंगे। कूपन कितना है, 6% है, यानी 30 रुपये हर एक 6 महीने पे मिलेगा। यील्ड है 8%, यील्ड 8% देगा तो उसका एंड सेमी एनुअली निकालेंगे तो 4% हो जाएगा। बॉन्ड प्राइस निकाल लीजिए, मैक्लो ड्यूरेशन निकाल लीजिए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लीजिए। फिर से मैं बता दूं, ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि आपको अपना पैसा एवरेज कितने टाइम में मिलता है। समझे, आपको अपना पैसा एवरेज टाइम कितने टाइम में मिलता है, आपने जो पैसा लगाया एवरेज कितने टाइम में आपको मिला, ये होता है ड्यूरेशन। और ये होता है मैक्लो ड्यूरेशन। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन मतलब यह होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड प्राइस कितना गिरता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, कितना गिरेगा ये बताता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। वीडियो यदि समझ में आया दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला ना मैं आपको, बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं इस वीडियो सेशन के माध्यम से। देखिए सवाल यह कह रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है स्टेबल कॉर्प लिमिटेड, ठीक है। इसका कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, टोटल एसेट दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखा है इन्होंने, बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है, सेल्स दे रखा है 8 लाख का, ठीक है। अब सवाल यह पूछ रहा है आपसे कि कंपनी का जेड स्कोर कितना होगा, ठीक है। पहले तो जेड स्कोर बता दो, अल्टीमेट जेड स्कोर बता दो, और वो किस जोन में है, समझे। ऑप्शन देख लीजिए, 2.45 होगा ग्रे जोन में है, 3.15 होगा सेफ जोन में है, 1.65 होगा डिस्ट्रेस जोन में है, 2.85 होगा ग्रे जोन में है। चलिए पहले हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं। तो पहले तो आपको अल्टीमेट जेड स्कोर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग द अल्टीमेट जेड स्कोर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें ये क्या याद रखना है, 1.2 टाइम्स x1 प्लस 1.4 टाइम्स x2 प्लस 3.3 टाइम्स x3 प्लस 0.6 टाइम्स x4 प्लस 0.99 टाइम्स x5। ये 5 x वैल्यू क्या है, सिंपल वर्ड में थोड़ा देख लेते हैं। x1 होता है हमारा वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इसको बोलते हैं। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट ज्यादा है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ज्यादा है। तो जरा देखिए, कंपनी के पास क्या ज्यादा है, शॉर्ट टर्म एसेट ज्यादा है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ज्यादा है। अब ये शॉर्ट टर्म एसेट लायबिलिटी क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल क्या देख के लग रहा है आपको, बताइए ना। एसेट है कि लायबिलिटी है, ऑब्वियसली एसेट है, समझे ना। तो ये शॉर्ट टर्म एसेट हो गया। और बेसिकली वर्किंग एक्सपेंस का मतलब ही होता है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। तो ये रेशियो आपको ये बताता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को बताता है। तो कितना है, 2.5 लाख है, यानी 2.5 लाख है ना, और टोटल एसेट कितना है, 10 लाख है, यानी लगभग 0.25 आपका x1 हो गया, ठीक है। x2 की बात कर लें, फिर टॉक अबाउट द x2। x2 होता है हमारा रिटेन अर्निंग। ये क्या होता है, रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। मतलब ये आपको बता रहा है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा रखा हुआ है इंस्टीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेन मतलब कि रिटेन मतलब रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, यानी कंपनी अपने एसेट का कितना हिस्सा अपने पास रखा हुआ है। देखिए रिटेन अर्निंग भी 3 लाख दिया हुआ है, तो 3 लाख इन्होंने रिटेन किया है, और टोटल एसेट 10 लाख का है, तो ये भी 0.3 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो हमने अभी तक क्या देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, टोटल एसेट है। थोड़ा x3 की ओर बढ़ते हैं। x3 बताता है, x3 होता है हमारा EBIT अपॉन टोटल एसेट। यहाँ भी देखिए टोटल एसेट है, EBIT मतलब कि इंटरेस्ट, मतलब यह होता है कि कंपनी इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एसेट से और कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है, तो एसेट से कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है। देखिए 1.5 लाख का अर्निंग है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 10 लगभग इसको निकालेंगे तो 0.15 आएगा, समझे। x4 की बात कर लेते हैं। x4 होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज होगा, अपॉन लायबिलिटी, मतलब शेयर होल्डर वैल्यू कंपेयर टू द डेप्ट। लायबिलिटी डेप्ट होगा ना, तो यहाँ पे हमें MV दिया हुआ है, कितना MV दिया हुआ है 6 लाख का, और लायबिलिटी कितना, बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी दिया हुआ है 5 लाख का, 6/5 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, x4 मिल गया 1.2। अब x5 की बात कर लें तो x5 होता है सेल्स अपॉन टर्नओवर, ये होता है x5 सेल्स अपॉन टर्नओवर। तो जरा सेल्स को देखिए, सेल्स हमें 8 लाख का दिया हुआ है, टर्नओवर कितना दिया हुआ है, तो x5 होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट होता है, टू बी मोर प्रिसाइज सेल्स अपॉन टोटल। यहाँ भी देखिए टोटल एसेट है, तो सेल्स कितना है, सेल्स है 8 लाख का सेल्स है और टोटल एसेट दिया हुआ है हमारा 10 लाख का, तो 8 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, समझे। तो ये एसेट टर्नओवर हो गया। तो आपने x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया, x3 निकाल लिया, x4 निकाल लिया, x5 निकाल लिया। अब यदि आपको z निकालना है तो क्या करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है, फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 प्लस 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 प्लस 0.999 मल्टीप्लाइड बाय 0.80। कंप्यूट कीजिएगा तो वैल्यू मिलेगा 2.734, समझे, दिस इज द वैल्यू। अब देखिए ये 2.734 जो वैल्यू आया है ना, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 2.73 कर सकते हैं। अब थोड़ा जोन आपको याद होना चाहिए, इफ यू नो द जोन यू कैन आंसर इट, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए जोन कुछ ऐसा होता है दोस्तों, यदि आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो एक होता है हमारा 1.81, ठीक है, दूसरा होता है 2.99। तो 1.81 से यदि कम है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रेस जोन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रेस जोन, यानी बैंकरप्सी रिस्क बहुत हाई होता है। 1.81 से 2.99 के बीच में है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रे जोन। ग्रे जोन का मतलब कि अनस्टेबल है, अलर्ट जोन है, और 2.99 से ज्यादा है इसका मतलब कि सेफ जोन है, समझे, यानी कि कंपनी स्ट्रांग है। अब ये 2.73 कौन से रीजन में लाई कर रहा है, जरा देखिए ना, इसमें नहीं लाई कर रहा है, इस वाले रीजन में लाई कर रहा है ना, ग्रे जोन है, मतलब कंपनी अभी सेफ नहीं है पर डिस्ट्रेस भी नहीं है, एक बॉर्डर लाइन सिचुएशन है। अब जरा ऑप्शन को देख लेते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ रहा है कि 2.45 क्लोज लग रहा है, लेकिन एक्चुअल जेड वैल्यू हमने 2.7, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। इसका सही आंसर होगा क्लोज वैल्यू जो है ये है, समझे, तो डी नंबर करेक्ट। याद रहेगा ये सब चीज जो मैंने आपको बताया, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, बैंक का कुछ एवरेज फिगर दिया हुआ है पिछले लास्ट 3 साल का, ठीक है, दे हैव गिवन यू द एवरेज फिगर ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो अब देखिए इंटरेस्ट इनकम दिया हुआ है हमारे पास 45,000 करोड़, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है 38,000 करोड़, इंटरेस्ट अर्निंग एसेट दे रखा है 4 लाख करोड़, डिविडेंड इनकम दे रखा है 1500 करोड़, अदर ऑपरेटिंग इनकम है 4200 करोड़, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 5000 करोड़, फी इनकम है 3300 करोड़, फी एक्सपेंस है 3200 करोड़, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बुक है 1200 करोड़, नेट प्रॉफिट एंड लॉस बैंकिंग बुक है -950 करोड़। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच के हिसाब से बीआईसी कितना होगा, बिजनेस इंडिकेटर कंपोनेंट कितना होगा, एज पर द, आपको पता होगा दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क में, ऑपरेशनल रिस्क का जो कैपिटल कंप्यूटेशन होता है उसका एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। उसके हिसाब से बिजनेस इंडिकेटर कंपोनेंट कितना होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कंप्यूट दिस। आइए इसको देखते हैं कैसे कंप्यूट करना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले इसका स्टेप क्या है कि आपको आईएलडी निकालना होगा। आप पूछेंगे आईएलडी क्या होता है, व्हाट इज दिस आईएलडी, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए आईएलडी की बात कर लेना तो बेसिकली आईएलडीसी बोलते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, लेट वी कॉल इट आईएलडीसी। आईएलडीसी होता है हमारा इंटरेस्ट लीज एंड डिविडेंड कंपोनेंट। इसमें कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऑफ इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये ले लीजिए, या 2.25% मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट अर्निंग एसेट, समझे, जो भी मिनिमम हो इसमें से, या तो इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट अर्निंग एसेट का 2.25% प्लस डिविडेंड इनकम, इन दोनों का सम होता है आईएलडीसी। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट इनकम कितना दिया हुआ है हमें, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। इंटरेस्ट इनकम दिया हुआ है हमारे पास, देखिए यहाँ दिया हुआ है 45,000 करोड़ इंटरेस्ट इनकम है, यू कैन सी इट है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 38,000 करोड़ है। तो यदि आप दोनों का डिफरेंस लें तो 7,000 करोड़ मिलेगा, ठीक है। और यदि आप सवा 2% निकालें इंटरेस्ट अर्निंग एसेट का, इंटरेस्ट अर्निंग एसेट है 4 लाख, इसका 2.25% निकाल लीजिए तो वो आपको कितना देगा, देखिए ना 2.25% मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख, ये कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा, समझे। तो दोनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम दोनों में से क्या है दोस्तों बताइए ना, एक तरफ 7,000 है एक तरफ 9,000 है, मिनिमम 7,000 है ना, तो ये 7,000 होगा, ठीक है। तो आप इसमें डिविडेंड इनकम ऐड कर दीजिए, 7,000 में से जो हमारा डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम कितना दिया हुआ है 1,500 करोड़, तो 1,500 ऐड कर दीजिए,
ये कितना हो जाएगा, 8,500 करोड़ हो जाएगा ना हमारा ILDC। मैं फिर से बता दूं, ILDC है हमारा इंटरेस्ट, लीज एंड डिविडेंड कंपोनेंट। ILDC कितना मिला, 8,500 करोड़ मिला। सिंपल सा लॉजिक है, यह कंपोनेंट बताता है कि बैंक का कोर इनकम स्ट्रेंथ, यानी कितना नेट इंटरेस्ट और डिविडेंड कमा रहा है बैंक। समझे, देखिए ना यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है ना, कितना कितना। देखिए ILDC मतलब क्या हुआ, फिर से बता दें फुल फॉर्म, इंटरेस्ट, लीज एंड डिविडेंड कंपोनेंट, यानी दोस्तों कितना नेट इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक कमा रही है, यानी 8,500 करोड़ कमा रही है। चलिए अब हम लोग सर्विस कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। सर्विस कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ अदर ऑपरेटिंग एसेट, मैक्सिमम ऑफ अदर ऑपरेटिंग एसेट, सॉरी एसेट नहीं, इनकम, मैक्सिमम, यहाँ मैक्स लिखा है हमने, ठीक है। एक तो ऑपरेटिंग इनकम को ले लीजिए, उसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ले लीजिए, प्लस मैक्सिमम ऑफ फी इनकम, इसको बोलते हैं SC यानी कि सर्विस कंपोनेंट, ठीक है। ILDC इंटरेस्ट, लीज एंड डिविडेंड, फी इनकम या फी एक्सपेंस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बताइए अदर ऑपरेटिंग इनकम कितना है इनके पास। तो अदर ऑपरेटिंग इनकम है 4200 करोड़ और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 5000 करोड़। दोनों में मैक्सिमम क्या है हमारा 5000 है, समझे। तो पहला जो ये हमें दिया हुआ है इसका वैल्यू हो जाएगा 5000, ठीक है। फिर कह रहा है फी इनकम और फी एक्सपेंस, तो फी इनकम देखिए 3800 करोड़ है और फी एक्सपेंस 3200 करोड़ है। इसमें मैक्सिमम है 3800 करोड़, तो इसमें से मैक्सिमम ले लेना है, 3800 करोड़ ले लेना है। दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8800 करोड़, मिलेगा ना। ये मिल गया हमें सर्विस कंपोनेंट। ये बताता है कि सर्विस रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जहां ऑपरेटिंग और फी बेस्ड इनकम कंसीडर होती है। समझे बात को, हमने ऑपरेटिंग इनकम भी देखा और फी बेस्ड इनकम भी देखा, इसको बोलते हैं सर्विस कंपोनेंट। जो तीसरा कंपोनेंट होता है दोस्तों वो होता है हमारा फाइनेंशियल कंपोनेंट। क्या होता है हमारा फाइनेंशियल कंपोनेंट, शॉर्ट में इसको हम लोग FC बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या कीजिए कि जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस है आपके ट्रेडिंग बुक में, ठीक है, वो ले लीजिए, प्लस जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस है आपके बैंकिंग बुक में, वो ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जरा देखिए ना, ट्रेडिंग बुक में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 1200 करोड़ है, बैंकिंग बुक में प्रॉफिट लॉस कितना है 950 करोड़, नेगेटिव में है। और दोस्तों यहाँ पे मैं मॉड ले रहा हूँ। मॉड मतलब क्या होता है कि हमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, तो ये नेगेटिव को नहीं लेना है, समझे। तो यहाँ पे प्लस 950, मॉड का मतलब यही होता है। मॉडुलस का मतलब होता है कि वी आर नॉट टेकिंग नेगेटिव साइन इनटू कंसीडरेशन, वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। सो टोटल फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है हमारा वो है 2150 करोड़, यानी बैंक ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जो प्रॉफिट लॉस किया है उसका कंबाइंड साइज है। तो जो हमारा BI होता है ना दोस्तों, BI की यदि हम बात करें, वी टॉक अबाउट द बिजनेस इंडिकेटर, राइट, वी टॉक अबाउट द बिजनेस इंडिकेटर। एक होता है हमारा ILDC, एक होता है हमारा SC और एक होता है हमारा FC। ILDC हमने कितना निकाला 8500 करोड़, SC कितना निकाला 8800 करोड़, FC कितना निकाला 2150 करोड़। सबको जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 19450 करोड़। समझे, यह BI बेसिकली एक मेजर है टोटल बिजनेस वॉल्यूम का और इनकम पोटेंशियल का। समझे, तो ये हमने निकाल लिया BI। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, BI ही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी हम BIC पूछ रहा है, BI नहीं पूछ रहा है। अब देखिए अगला स्टेप है BIC कंप्यूट करना, ठीक है। तो BI क्या होता है, BI बताता है कि टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना है। अब सवाल है कि ये जो BI हमने निकाला वो किस बकेट में आता है। अब देखिए BI का बकेट होता है, कौन कौन सा बकेट होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द बकेट। देखिए BI का जो बकेट होता है ना, 8000 से कम BI हो सकता है, ठीक है। 8000 से लेकर 2,40,000 तक BI हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है, 3 बकेट होता है। तो यदि 8000 से कम है तो दोस्तों ये छोटा बैंक है, स्मॉल बैंक होता है, समझे। यदि 8000 से लेकर 2,40,000 तक है तो दोस्तों ये मिडिल साइज बैंक है, और ये लार्ज बैंक के लिए BI होता है, समझे, 2,40,000 से ज़्यादा। तो हमारा जो बैंक है ना दोस्तों वो मिडिल साइज में है। देखिए ना कितना निकाला है हमने, 19,450 करोड़ BI निकाला है, मतलब मिडिल साइज वाला बैंक है, समझिए। अब मिडिल साइज वाला बैंक है ना, तो इसके लिए जो अल्फा होता है वो होता है 15%, ठीक है। कितना होता है अल्फा, 15% होता है। तो जो BIC निकलेगा ना दोस्तों, हमसे जो बिजनेस इंडिकेटर कंपोनेंट निकलेगा जिसको हम लोग BIC बोलते हैं, उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो BI निकाला है हमने उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। BI कितना निकला है 19,450 करोड़, अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा वो 15%। इसका 15% यदि आप निकालेंगे दैट विल गिव यू 2917.5 करोड़, समझे, यानी लगभग 3000 करोड़ के आसपास है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा, इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ज्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो मिल रहा है। दोस्तों एक बार मैं आपको क्विकली फॉर्मुला समराइज करा देता हूँ। देखिए यहीं पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाला, ILDC निकाला,
ठीक है, आइए इसको यहाँ देख लेते हैं फॉर्मूला को। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ILDC निकालना है, ये फॉर्मूला को यूज करना है। क्या यूज करना है, ये फॉर्मूले को यूज करना है, ILDC निकालना है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ILDC मिल जाएगा। ILDC निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, SC निकालना है। SC कैसे निकालेंगे आप, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, समझिए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको SC मिल जाएगा, ठीक है। SC निकाल लिया आपने। फिर तीसरा फाइनेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे। फाइनेंशियल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इसके माध्यम से निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। फिर उसके बाद तीनों को यदि ऐड कर देंगे तो आपको BI मिल जाएगा। फिर आपको BI का रेंज देखना है, ठीक है, उसका अल्फा वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपको BIC मिलेगा। याद रखिएगा, करेक्ट बकेट पता कीजिए कौन सा बकेट है, ठीक है, किस रेंज में लगता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको अल्फा वैल्यू लिखना है। अब आप पूछेंगे कि बाकी के बकेट का अल्फा वैल्यू बता दो, ठीक है, उसके लिए आप बुक को कंसल्ट कीजिए, वहाँ पे मैंने बताया है, हमारे कोर्स में मैंने समझाया है। तो फिर आपको फाइनली BIC मिल जाएगा। दोस्तों, आपको यदि चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं बाकी सवाल को भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप यस लिख दीजिए, मैं आपको बाकी क्वेश्चन भी समझाऊंगा। और यदि आपको इस प्रकार का स्टडी मटेरियल का रिक्वायरमेंट हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। मिलते हैं।